मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज आप लोगों की मांग पर यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए मूल विधि से संबंधित क्लास को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा ये बार बार मांग की जा रही है कि सर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती हेतु मूल विधि से संबंधित कक्षाएं कब चलेंगी या कैसे आप या कब पढ़ाओगे, तो उस पे हमने ये विचार किया कि एक मूल विधि पर YouTube वीडियो के माध्यम से आप तक लेक्चर पहुंचाया जाए। मित्रों ये जरूरी भी है कि आप लोग जो कि यूपीएसआई या यूपी पुलिस भर्ती इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें साधारण कानूनों का ज्ञान हो, मूल विधियों का ज्ञान हो। इसीलिए इस भर्ती परीक्षा में सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम में मूल विधियों को शामिल किया गया है, क्योंकि एक भार साधक अधिकारी या एक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो कानूनों की सामान्य जानकारी रखता हो, और उसी के उद्देश्य पूर्ति हेतु आयोग ने यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के अंतर्गत मूल विधि को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। तो मित्रों इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये अस्तित्व में क्यों आई, किसके समय में लाई गई और इसमें कितनी धाराएं हैं, इसको कितने अध्यायों में बांटा गया है, किस अध्याय में क्या है, और ये भी देखेंगे कि इसमें प्रश्न ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मित्रों देखते हैं इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता है क्या। इंडियन पेनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता अठारह सौ 60। देखो मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड 1860, जो कि एक अपराध विधि है, एक पेनल कोड है, यानी अपराध करने वाले व्यक्तियों को इसी संहिता के अधीन उत्तरदायी बनाते हुए उनके आपराधिक कृत्य के लिए उन्हें सजा दी जाती है। सबसे पहले हम आपको ये डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज क्राइम, अपराध क्या है। आखिर कहते हैं अपराध ना होता तो इस कानून की आवश्यकता ही नहीं होती। ये इसलिए लाया गया क्योंकि अपराध था। तो अपराध क्या है,
कैसे कोई एक कार्य है वो अपराध कार्य में तब्दील हो जाता है। कहा विधि में कहा जाता है एंड इट इज नॉट क्रिमिनल विदाउट मेंसरिया, यानी अपने आप में कोई कार्य अपराध नहीं है जब तक कि वो आपराधिक भावना से न किया जाए। यानी कि अपराध कोई कार्य तभी होगा जब मन अपराधी हो। अगर मन अपराधी नहीं है, मन में दुराशय नहीं है, मन स्थिति ऐसी नहीं है, तो आईपीसी के अंतर्गत उन कार्यों को जनरल एक्सेप्शन यानी साधारण अपवाद के अंतर्गत उन्हें छूट दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपराध क्या है, उसके बाद देखेंगे कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या है और उसकी अवस्थाएं क्या क्या है, कब अपराध पूरा होता है और कहां से इसकी नींव पड़ती है। तो सबसे पहले मित्रों, ये क्राइम क्या है इसकी एक डेफिनेशन आपको बता देते हैं। कोई ऐसा कृत्य जो विधि द्वारा निषिद्ध और समाज के मनोभावों के प्रतिकूल हो, अपराध है। ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध है और समाज के मनोभावों के प्रतिकूल है, वो अपराध है। यानी हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो देश की किसी भी विधि यानी कानून के द्वारा ऐसा करने से रोका गया है और उस कार्य को समाज भी उचित नहीं ठहराता है, क्योंकि उसकी जो स्थिति है या सामाजिक मनोभाव है वो उसके प्रतिकूल चली जाती है, क्योंकि समाज ऐसे कार्यों को करने की छूट नहीं दे सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता या नैतिक रूप से सही नहीं ठहरा सकता। उस कार्य को हम अपराध कहते हैं। तो मित्रों, क्राइम क्या है आपको हमने बताया कि अपराध क्या है, ये आप समझ गए कि व्हाट इज क्राइम। क्योंकि देखिए मित्रों, यूपीएसआई के अंतर्गत आप जब भर्ती परीक्षा में बैठते हो तो परीक्षा में ये मूल्यांकन परीक्षक के द्वारा की जाती है, आयोग के द्वारा की जाती है कि जो आपका मस्तिष्क है वो कितना इसके लिए प्रिपेयर है, कितना तैयार है। क्या आप एक यूपीएसआई या भार साधक अधिकारी के रूप में आप अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं? कानूनों का आपको कितनी जानकारी है? तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जानें कि अपराध क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या है। तो अपराध क्या है ये बात आप जान चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे कि अपराध के तत्व कितने होते हैं, यानी अपराध के तत्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपराध के जो तत्व होते हैं वो 4 माने गए हैं, यानी ये 4 चीजें होंगी तभी अपराध होगा। सबसे पहले ये जरूरी होता है कि एक मानव, ध्यान से समझिएगा आप लोग, मानव, क्योंकि ऐसा विधि मानती है कि अपराध मनुष्य ही कर सकता है। दूसरी चीज, उस मनुष्य के अंदर दुराशय में श्रिया इसको कहते हैं। तीसरी बात,
अगली बात वो कृत्य करे, और चौथी बात ये जो कार्य है, कृत्य है, समाज या मनुष्य द्वारा निषिद्ध हो, ये मान लो। यानी अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। मनुष्य हो, और मनुष्य के अंदर दुराशय हो, यानी कि उसके, जैसे मान के चलिए एक चीज और समझ लेते हैं तब आप ज्यादा समझोगे। अपराध के तत्व, और इसके बाद हम देखते हैं कि अपराध की जो होती हैं वो अवस्थाएं कितनी होती हैं। ये तत्व हो गए, ये हो गई अवस्था। यानी इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अपराध की जो अवस्थाएं होती हैं वो भी 4 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आशय होना चाहिए, फिर तैयारी, फिर प्रयत्न, और फिर परिणाम। इतनी चीजें होनी चाहिए। यानी कि अपराध के अगर तत्व 4 हैं तो उसकी अवस्थाएं भी 4 हैं। जैसे तत्व में पहली चीज तो अपराध के लिए मनुष्य होना चाहिए, और मनुष्य के मस्तिष्क में अपराध का विचार आना चाहिए। यानी कलुषित भावना हो, दूषित भावना आए कि मुझे ये करना है, और फिर उस भावना के आवेश में वो व्यक्ति कृत्य कर जाए, उस दिशा में काम कर जाए, और उसका काम समाज या किसी व्यक्ति द्वारा वो निषिद्ध हो और कानून के द्वारा भी अमान्य हो, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपराध किया। इसी तरह से इसकी 4 अवस्थाएं हैं। आशय, या आशय मतलब मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत ये आशय हो, या वही चीज है आय, व्यक्ति हो, और दूसरी चीज वो तैयारी करे, यानी कि उस दिशा में जो उसके अंदर एक आशय आया है, इंटेंशन आया है, उस दिशा में वो तैयारी करे कि हम करेंगे, और फिर प्रयत्न करे। प्रयत्न ये वही कृत्य है, कार्य करे, और जब ये प्रयत्न पूरा हो जाए तो फिर जो परिणाम निकलेगा वो क्राइम ही है। तो आप समझ गए कि अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई कार्य अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि वो आपराधिक भावना से न की जाए। यानी ये जरूरी है कि मनुष्य के अंदर दुराशय हो, और ध्यान रखना इस संहिता के अधीन मन में आना किसी भावना का अपराध नहीं है, बल्कि उस भावना का पूरा होना अपराध बताया गया है। और कुछ मामलों में तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया। हालांकि हर मामले में तैयारी भी अपराध नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में तैयारी, जैसे आप देखेंगे राज्य के विरुद्ध या सदोष अवरोध, ऐसी स्थितियों में देखेंगे तो तैयारी भी दंडनीय है इस संहिता के अंतर्गत। तो आप लोग अपराध क्या है इसके बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपको पढ़ाना जरूरी है।
जब तक आप ये चीज नहीं जानोगे तब तक इसे जानने की जरूरत क्या है। तो क्योंकि पेनल कोड इसलिए आया क्योंकि क्राइम है, और क्राइम करने वाले व्यक्ति को पनिश करने के लिए ही तो आईपीसी आई। तो अब आगे जो है हम वो आईपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, इंग्लिश में इसका नाम इंडियन पेनल कोड 1860 है, हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 है, और उर्दू में भी इसका नाम अगर जानना चाहो, कहीं पूछ ही ले कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं, तो बता देते हैं। उर्दू में इसका नाम है ताज इराक ये हिंद, उर्दू में इसका नाम है ताज इराते हिंद, समझ सकते हो 1860। तो ध्यान रखेंगे आईपीसी बनी कब इसे अधिनियमित किया गया और कब इसे देश में लागू किया गया। तो मित्रों, हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे 1833 के चार्टर एक्ट पे, जो भारत का संवैधानिक विकास है या संवैधानिक विकास का इतिहास है, उसमें हमने कई बार आप लोगों को 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया है। 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये डिसीजन लिया गया था कि भारत में एक फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया जाएगा, प्रथम विधि आयोग बनाया जाएगा, और उस शर्त के अनुसार देश में एक 4 सदस्यीय 1834 में एक कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। यानी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में देश में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, और इसी विधि आयोग के द्वारा इस आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता को बनाने का कार्य किया गया। तो ध्यान रखना है, जो भारतीय दंड संहिता है, इसे जो गवर्नर जनरल था, तत्कालीन गवर्नर जनरल 1860 में लॉर्ड कैनिंग था। यानी कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखेंगे कि आई जो पीसी है ये बनाई गई है प्रथम विधि, एक सवाल पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, आयोग। और ध्यान रखना ये जो प्रथम विधि आयोग है, प्रथम विधि आयोग ये हमारे देश में गठा था 1834 में। ध्यान रखेंगे, इसको मिटा दो। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 को। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले, इसके अध्यक्ष। ध्यान रखना, इसी की सिफारिश पर आईपीसी बनी। ध्यान रखना, जो ये आईपीसी है,
आईपीसी को 6 अक्टूबर को किसकी अनुमति मिली थी? गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। कब? 6 आईपीसी को 6 अक्टूबर, यहां पर जोड़ दीजिए 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई थी। और ये आईपीसी 1 जनवरी 1862 में देश में लागू कर दी गई। देश में लागू कर दी गई। ध्यान रखना, जो ये आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, इसको 6 अक्टूबर 1860 को तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे उनकी अनुमति मिली। उसी दिन इसको अधिनियमित किया गया। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि भारतीय दंड संहिता को किस दिन अधिनियमित किया गया था, तो आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है, 6 अक्टूबर 1860 को। और इस संहिता को देश में 1 जनवरी 1862 यानी 1862 में देश में लागू कर दिया गया। ध्यान रखना, जब इस संहिता को लागू किया गया तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सिवाय पूरे देश में था। यानी इसकी पहले ही कह दिया गया था कि पहली ही धारा में कि इस संहिता का विस्तार सिवाय जम्मू कश्मीर के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में होगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष एक अहम निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 जो है उसको समाप्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर को भी एक सामान्य राज्य बनाते हुए उसी श्रेणी में ला दिया है। तो अब इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में हो गया। यानी अब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहां इसका विस्तार ना हो। तो आप समझ गए कि जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 में बनी थी। इसका एक नाम है ताज-ए-हिंद उर्दू में। इसे प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ कमीशन की सिफारिश पर तैयार किया गया और ये फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में देश में आया था, जिसके प्रेसिडेंट लॉर्ड मैकाले थे अध्यक्ष। कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन, ऐसी वैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली और 1 जनवरी 1862 को इसे जम्मू कश्मीर, मान लीजिए तब था ही नहीं क्योंकि वो स्थिति अलग थी, क्योंकि अगर आज देखें तो जब इसे लागू किया गया तो जो भी ब्रिटिश उपनिवेश इधर थे, आप हमारा देश बंटवारा हो गया, नहीं तो बांग्लादेश में भी, कभी अविभाजित पाकिस्तान में भी, जो वर्तमान बांग्लादेश है वहाँ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसका विस्तार किया गया था। इसके बाद आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, इसमें 23 अध्याय है। आपको ध्यान रखना है कितने अध्याय हैं? 23 चैप्टर है। यानी इसे 23 चैप्टर में विभाजित किया गया है और आईपीसी में
कुल जो धाराएं हैं वो 511 है। यानी इसके अंतर्गत कुल 23 अध्याय हैं और कुल धाराएं हैं 511। हालांकि इसे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस परीक्षा में इसका सामान्य परिचय आपको पता हो कि ये कब आई, क्यों आई, किसके समय में आई, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कब इसे अधिनियमित किया गया, कब पूरे देश में लागू किया गया, इसका विस्तार क्या क्या है या कहां कहां पर है। हाँ, इसके अंतर्गत बहुत सी धाराएं हैं। इससे आजकल आप देख रहे हो कि पूछ लेता है बहुत सी चीजें। एक पुलिस अधिकारी के लिए जरूरी भी है कि उसे ज्ञान हो। धारा 144 क्या है, देशद्रोह के किस धारा में है, इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं तो उससे संबंधित जो धाराएं हैं, या दहेज मृत्यु जो महिला उत्पीड़न से ही है, तो ऐसी बहुत से सेक्शन हैं जो पूछ लिए जाते हैं सामान्य परीक्षाओं में भी कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत ऐसा किया गया है। तो सामान्य परिचय जो है मित्रों वो हो गया है। अब हम जो फर्स्ट ये हमारा वीडियो है, इसलिए इसको हम लंबा नहीं करना चाहते, इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि इसके कितने अध्याय जो हैं उसमें क्या क्या है और किस अध्याय में क्या है। कहाँ हम देखेंगे मानव के विरुद्ध अपराध है, कहाँ संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, या हम देखेंगे कौन जनरल अपवाद हैं, कहाँ दंड के विषय में है, कहाँ प्रस्तावना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो हम अगले अपने YouTube वीडियो में लेकर आएंगे। मित्रों, एक प्रयास किया गया है कि आप तक ये बात पहुंचे और आपको साधारण कानूनों का ज्ञान हो। इसलिए आपको अगर पसंद आता है ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इससे जोड़िए ताकि उनको भी लाभ मिले। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद।